नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का इतिहास और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज का इतिहास राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ा हुआ है क्योंकि आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को जन्मे राष्ट्रकवि के नाम से सुविख्यात रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा गाँव में ही हुई। मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1932 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। BA ऑनर्स करने के बाद एक स्कूल में वो प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। कुछ दिनों बाद 1934 में बिहार सरकार के अधीन उन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया और लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर बने रहे। इस दौरान बिहार के ग्रामीण इलाकों की पीड़ा और विषमता को और भी गहराई से जानने के क्रम में उनकी बौद्धिक तीक्ष्णता और भावनाओं की तीव्रता का प्रभाव उनकी लेखनी में उभर कर आया। 1947 में आजादी के बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक और विभाग का अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर आ गए। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का गठन हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वे दिल्ली आ गए। 12 वर्षों तक संसद सदस्य रहने के बाद उन्हें 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन एक वर्ष बाद ही 1965 में उन्हें भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्ति मिल गई और एक बार फिर वे दिल्ली लौट आए। रामधारी सिंह दिनकर के रचना काल के शुरुआती दिनों से ही उनकी लेखनी में ज्वार उभरने लगा था और रेणुका, हुंकार और रसवंती की कुछ रचनाएं प्रकाश में आई। अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर ना लगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने शासन तंत्र का अंग बना बैठे हैं जो चाटुकारिता से कोसों दूर है। यही वजह थी कि सरकार ने दिनकर की फाइलें तैयार करनी शुरू कर दी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिलती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। छायावाद की कल्पनाशीलता, अतिशय भावुकता, रूमानियत और व्यक्ति की मुक्ति की जगह समाज की मुक्ति की सीधे सीधे तीव्रता से बात रखने वाले रामधारी सिंह दिनकर यूं ही राष्ट्रकवि की पदवी प्राप्त नहीं कर गए। दिनकर का समस्त काव्य राष्ट्रीय उत्थान और जागरण की प्रेरणा है। कुरुक्षेत्र, हुंकार और रेणुका जैसी काव्य कीर्ति में दिनकर का राष्ट्रीय प्रेम सहज होकर तीव्रता से प्रभावित हुआ। राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना का समन्वय उनकी कविताओं में इस कदर उभर कर आया कि ब्रिटिश काल से लेकर आज तक निरंकुश सत्ता के विरोध ध्वजवाहक के रूप में आमजन की आवाज बनी रही। दिनकर की कविता की ओजस्वी वाणी से हर कोई अपने को जोड़ता है और आजादी की आज का एहसास आज भी बुलंद आवाज बनकर निरंकुश सत्ता को ललकारने के लिए पिघलती लोहे की लाली की तरह चिरस्थित है। रामधारी सिंह दिनकर इनकलाब के कवि के तौर पर जाने जाते हैं और वो जन भावनाओं के गायक हैं। भूषण के बाद आधुनिक काल में वीर रस के कवि के तौर पर दिनकर की पहचान उनके ओजस्वी राष्ट्रीय चेतना को काव्य में बहुत ही सजग रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण है। कुरुक्षेत्र की रचना के समय भारत की जो दयनीय दशा थी वो इनमें ध्वनित हो उठती है। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन दर्शन उनका अपना जीवन दर्शन है। उनकी अपनी अनुभूति से अनुप्राणित और उनके अपने विवेक से स्थापित निरंतर प्रगतिशील है। दिनकर की कविताओं में हमें प्रतिवादी, जनवादी, मानववादी धाराओं का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही जीवन की गहराइयों को समसामयिक विषयों के धरातल पर लाने की उत्कृष्ट इच्छा भी दिखाई पड़ती है। दिनकर की प्रगतिशीलता एक ऐसी सामाजिक चेतना का परिणाम है जो मूलतः भारतीय है और राष्ट्रीय भावना से परिचालित है। उन्होंने सामाजिक और समसामयिक विषयों को राजनीतिक मान्यता होने के कारण अपनी काव्य का विषय नहीं बनाया, ना कभी राजनीतिक लक्ष्य सिद्धि को काव्य का उद्देश्य माना। राजनीतिक दायित्वों, मानवताओं और नीतियों का बोध सहज ही उनकी काव्य अनुभूति के भीतर समा जाती है। दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हो गया था। इसके बाद से ही देश में एक राष्ट्र कवि की कमी साफ तौर पर खलने लगी थी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।